हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपनी चैप्टर की, जिसमें आपने देखा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की है अपने चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, और जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पूरी चैप्टर की समरी देखी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जिनमें से आपने कुछ सॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि आपके पास आता है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज, यानी कि आंतरिक निषेचन में जो एग का प्रोडक्शन है, अंडों का उत्पादन है, उनकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि बाह्य निषेचन से ज्यादा होती है, दूसरा कह रहा है बाह्य निषेचन से कम होती है, तीसरा कह रहा है कि बाह्य निषेचन से ज्यादा होती है या कम होती है, डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि वातावरणीय परिस्थिति पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट कह रहा है इक्वल टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा कि जो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या आंतरिक निषेचन है, उसमें अंडों के उत्पादन की जो संख्या होती है वो बाह्य निषेचन की तुलना में कम होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल में जो है वो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें कम होगा अंडों का नंबर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो अंडों का उत्पादन है वो अधिक यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आया है। इसको हमने देखा था जब आपने दोनों में एक डिफरेंस भी देखा था, तो हमने पढ़ा था बाह्य निषेचन में ज्यादा अंडे बनेंगे किसकी तुलना में, यहाँ पे जो आंतरिक निषेचन होता है। क्यों ऐसा हुआ है इसके बारे में हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है, हमने कहा रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है, वो जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन आए हैं continue their species, to continue their species, second है to maintain growth, third है to fulfill their energy requirement, and fourth है to keep the individual organism alive। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आया था ऑप्शन नंबर ए, to continue their species। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा था हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। इसका आंसर भी हमने कर लिया था। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपके पास आया था कि कोई भी पेरेंट, 0 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 4 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, या 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास ऑप्शन आया था। हमने करेक्ट आंसर कहा था कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। सबसे पहले अगर सिर्फ आपको पूछा जाता कि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन में कितने यहाँ पर अगर सेक्सुअल वर्ड नहीं हो और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 0 पेरेंट है, ऑप्शन नंबर 2 है कि 1 पेरेंट है, ऑप्शन नंबर 3 है कि 2 पेरेंट है, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। तब आप क्या चूज करते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, ऑप्शन चेंज किए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं, आपने कहा 0, यानी कि एक भी जनक शामिल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि 1 जनक शामिल होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2 जनक शामिल होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों ही होंगे। इट मीन्स कि 1 जनक भी हो सकते हैं, 1 जनक भी होगा और 2 जनक भी होते हैं। तो आप जो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो है फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि 1 जनक होगा तो हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर 2 पेरेंट होंगे तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चंस आपसे इसी प्रकार से पूछ करके आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जनक होते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो देखना यह है कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे जो प्रजनन में जो जनकों की संख्या है वो पूछी गई है, तो किस प्रकार के प्रजनन में। सिर्फ ये पूछा गया कि प्रजनन में जो है कितने जनक शामिल हो सकते हैं, तो आपने कहा कि 1 भी हो सकता है जो जिनमें अलैंगिक जनन हो रहा है, 2 भी हो सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन हो रहा है। अगर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो आपने कहा 1 जनक शामिल होगा, और अगर यहाँ पर क्या आता है लैंगिक जनन आता है तो आपने कहा 2 जनक यहाँ पे शामिल होते हैं।
अब इसी क्वेश्चन से आपके बनते हैं, अगर हम कहें लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन कहते हैं। आपको इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में पता चला कि दो जनक यहाँ पर शामिल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जो डिफरेंस है वो हम लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डिवाइड्स रेपिडेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। यानी कि निषेचन के बाद कोई एक ऐसी चीज है जिसमें विभाजन होता है और जो कोशिकाओं की जो बॉल है वो बनाता है। ऑप्शन कह रहा है वो ओवम है, सेकंड कह रहा है वो स्पर्म है, तीसरा कह रहा है वो जाइगोट है, लास्ट कह रहा है कि वो एम्ब्रियो है। एक बार आपने स्टेटमेंट पढ़िए और चारों ऑप्शंस को देखिए कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो क्या रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात हुई है। इट मीन्स कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने कहा निषेचन के बाद डैश में विभाजन होता है या डैश में लगातार विभाजन होता है। तथा कोशिकाओं के गुच्छे या कोशिकाओं की बॉल का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि निषेचन के बाद डैश में लगातार विभाजन होता है तथा कोशिकाओं के गुच्छे या कोशिकाओं की बॉल का निर्माण होता है। आपको बताना है कि ये डैश क्या है, किसमें विभाजन होता है और कौन क्या करता है यहाँ पे विभाजित होकर के जो बॉल ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पूछा गया निषेचन के बारे में, तो हम निषेचन को पढ़ ले। क्या होता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब हमने 3 इवेंट की बात की थी, अगर आपने रिप्रोडक्शन आपको याद होगा, तो हमारे पास मेनली 3 इवेंट्स आते हैं। ठीक है, एक आता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक आता है फर्टिलाइजेशन, एक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपसे पूछा गया है यहाँ पर निषेचन के बाद की बात पूछी गई है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो आया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम ये समझते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बार हमने यहाँ पे चीजें रिवाइज कर ली हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गैमीट ट्रांसफर, यानी कि हमने कहा था युग्मक निर्माण होगा और दूसरा हमने कहा था युग्मक का स्थानांतरण होगा।
ठीक है। फिर हमने कहा था युग्मक का संलयन, और जाइगोट का फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा था डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या युग्मक का विकास या डेवलपमेंट। अब ये बताइए, अब फर्टिलाइजेशन पे ध्यान दीजिए कि फर्टिलाइजेशन में दो चीजें हुई है, दो इवेंट हुए हैं। युग्मक का संलयन हुआ है, जाइगोट का निर्माण कहिए या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कहिए, ठीक है। तो हमारे काम की जो चीजें हैं वो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है ये आता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है ये आता है, ठीक है। हमने कहा जाइगोट का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सबसे पहले ये देखिए कि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने कहा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ से पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें डिवीजन हुए हैं और कोशिकाओं का गुच्छा बना है। अगर मैं सेम चीज कहूँ कि युग्मक का जो निर्माण है, युग्मक का जो विकास है वो कैसे हुआ है, तो आपने कहा कि ये है युग्मक, ठीक है, जो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट से के फ्यूजन से बना है, और एक फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, ठीक है। ये एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है। अब इसमें डेवलपमेंट होते हैं ये 2 से 4, 4 से ये 8, इस प्रकार से 8 से 16, और आगे चल करके पूरी क्या बनाता है, एक लास्ट में आपके पास क्या आता है, बॉल आ जाती है, जो कि किसकी होती है, कोशिकाओं की बॉल आपके पास आ जाती है इस प्रकार से। अब इस बात से आप क्या समझे कि डिवीजन ही हो रहा है, तभी एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रही है। लेकिन ये डिवीजन हो किस में रहा है, हमने कहा जो चीज यहाँ पर बनी है, क्या बनी है यहाँ पर, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, आपने कहा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा जाइगोट, कि जाइगोट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है या जो युग्मनज है, अच्छा ध्यान दीजिए ये युग्मनज होगा, इसे सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है, युग्मक नहीं होगा, युग्मनज होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या लिखा है, जाइगोट लिखा है, गैमेट नहीं लिखा है, युग्मनज का विकास होगा। अब आपने कहा कि क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में या युग्मनज में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिससे कि आपको क्या मिली, कोशिकाओं की एक बॉल यहाँ पर मिलती है। तो आपका स्टेटमेंट कैसे पूरा होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि निषेचन के बाद युग्मनज में विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें कोशिकाओं का गुच्छा या कोशिकाओं की बॉल यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइगोट। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्डिंग इज सीन इन, जो बर्डिंग की प्रोसेस है वो किस में देखी गई है, ऑप्शन है आपके, ह्यूमंस में, मनुष्यों में देखी गई है, दूसरा है अमीबा में देखी गई है, तीसरा कह रहा है हाइड्रा में देखी गई है, चौथा कह रहा है बैक्टीरिया में देखी गई है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगी। आपने कहा बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग किस में देखी जाती है,
ह्यूमन यानी कि मनुष्य, अमीबा एक कोशिकीय सेल है, हाइड्रा आपने पढ़ा है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अपने ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन को यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बर्डिंग। जो बर्डिंग जो है वो कहाँ से आपके पास आया है, टॉपिक को देखते हैं। बर्डिंग जो आया है आपके पास वो आया है अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन का प्रकार है बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग की जो प्रोसेस है वो किसमें पाई जाती है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर डायग्राम को, कि बर्डिंग की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। डायग्राम जब समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका सही जो आंसर है वो कौन सा यहाँ पर होता है। ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। क्या समझे इस बात से, आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया है कि इसे आप क्या कहते हैं, ये जो उभाड़ जैसी संरचना है इसे आप कहते हैं बर्ड। ठीक है, ये जो आपके पास आया है इसे आप कहेंगे ग्रोइंग हाइड्रा। ग्रोइंग हाइड्रा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस हमने देखी थी वो हमने कहाँ देखी थी, हाइड्रा में हमने देखी थी, जिसमें हमने क्या देखा है यहाँ पे, एक जो पेरेंट हाइड्रा है उसमें छोटी सी बर्ड निकलने लगती है, वो बर्ड धीरे धीरे क्या है हाइड्रा जैसी बनने लगती है। एट लास्ट जो पेरेंट हाइड्रा होता है उससे जो बेबी हाइड्रा है वो न्यू हाइड्रा अलग हो जाता है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, ये न्यू संतति है, F1 जनरेशन हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है जो यहाँ पर एक जो आपके पास स्ट्रक्चर आया है उसी के समान नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है किसी लिविंग के द्वारा, तो हम इसे क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। लेकिन आपने कहा क्योंकि एक ही जनक यहाँ पे शामिल है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रा। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, जो बर्डिंग की प्रोसेस होती है वो हाइड्रा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो आपके पास कौन सा आता है। चलिए, आपने स्टेटमेंट पढ़िए और आपके पास जो स्टेटमेंट आई है उससे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर प्रजनन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, कौन सा निम्नलिखित में से नर प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस, सेकेंड है यहाँ पे ओवरी, थर्ड है यहाँ पे टेस्टिस, लास्ट आता है यहाँ पर पेन। ठीक है, अब हमने कहा निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है हमारा। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी को देखिए, और ऑप्शन नंबर बी आपने कहा देखा था, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैरामीशियम प्रोड्यूस बाय डिवीज,
dividing itself into a two daughter cells. This process is called पैरामीशियम है वो अपने आप को क्या कर रहा है, दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर पा रहा है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? क्या पूछा गया है ऑप्शन में? आपने कहा पैरामीशियम खुद को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर प्रजनन की क्रिया करता है या प्रजनन को करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है ये प्रक्रिया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए आपके, जो ऑप्शंस आपके पास आए हैं वो पहला है बर्डिंग इसे कहेंगे, दूसरा कहता है कि फ्रेगमेंट रीजनरेशन इसे कहेंगे, तीसरा कहता है बाइनरी फिजन इसे कहेंगे, लास्ट कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या आपके पास आए हैं। पैरामीशियम कर क्या रहा है यहाँ पर, अपने आप को विभाजित करके संतति कोशिकाओं में विभाजित कर रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसे हटा लेते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक पैरामीशियम की बात की है। ठीक है, दो पैरामीशियम की बात नहीं हुई है। तो ये है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जब हमने बर्डिंग पढ़ा था तो बर्डिंग में हमने कहा एक बर्ड बनते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है, खोए हुए भागों का पुनः निर्माण होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप प्लांट्स में देखते हैं, जिसमें आपने कहा स्टेम, लीफ और रूट के द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो चारों आपके पास ऑप्शन है, ये चारों ही आपके अलैंगिक जनन के क्या आते हैं, प्रकार आते हैं या एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके अनुसार आपको बोला गया कि दो संतति कोशिकाएं बन रही हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, बाई का मतलब होता है दो। तो हमने कहा कि इस प्रकार का फिजन जिसमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर देंगे। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको बताया गया है। सॉल्यूशन में क्या बोला गया है, बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बाइनरी फिजन है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड फॉलोड बाय अ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव है, उसमें डिवीजन होगा। दिस फॉर्म टू डॉटर सेल, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। वन पेरेंट फ्रॉम वन पेरेंट सेल, यानी कि एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। Therefore, paramecium divides itself to form two daughter cells presents binary fission। इसीलिए जो पैरामीशियम क्या करता है, विभाजन के द्वारा यहाँ पे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये क्या दर्शाता है, बाइनरी फिजन को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिसमें आपसे कहा गया है द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस बाय द ओवरीज कॉल्ड डैश इन इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। आपने कहा जो फीमेल गैमेट है यहाँ पर वो ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो फीमेल गैमेट है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, ओवरी के द्वारा होता है। और वो नेचर में कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। सबसे पहले तो समझते हैं हैप्लॉइड का क्या अर्थ यहाँ पर होता है। ठीक है, हमने कहा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का सिंपल सा मतलब है फुल, हाफ। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ।
हाफ यानी कि आधा, ठीक है। आपने कहा कि कोई चीज अगर नेचर में हैप्लॉइड है, इट मीन्स कि वहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा होता है, हाफ होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर किसी में क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि हर किसी में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। हर किसी में जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। किसी किसी में वायरस में अगर हम बात करें तो हमने कहा आरएनए भी हो सकता है वहां पर, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा। अब वो जो डीएनए है वो पैक होता है कुछ इस प्रकार से, हम देखते हैं, और इसके अंदर क्या है, जो डीएनए है वो पैक होता है। तो ये तो हमारा डीएनए है, ठीक है। इसके बीच में हमें मिलती है प्रोटीन, जिसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। कुछ हमारे पास यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आते हैं, और इन सभी को मिला करके हम इन्हें क्या, इसे इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। सभी में क्रोमोसोम पाए जाएंगे क्योंकि सभी में क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा क्रोमोसोम का जो स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे कि ह्यूमंस में, जैसे कि चींटी या आंट में, जैसे कि एलिफेंट में। आपके आपके लिए आपके लिए होमवर्क है कि एलिफेंट में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है, ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, और जो आंट है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। ये आप घर से करके लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हैप्लॉइड क्या होता है और इन सभी में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, ठीक है। एक बार आप लोग इसे करके लेके आएंगे। चलिए, तो अपना होमवर्क यहाँ पे नोट कर लीजिए, और आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।